हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आपको पता ही है कि हम 2 बजे डेली हिस्ट्री करते हैं और अभी हमारा क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है, जिसका चैप्टर 3 कल मैंने आपको आधा करा दिया था। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना और कुछ चीज़ें आपको पता है, बहुत लेंदी टॉपिक है। हम लोग इसमें नील की खेती के बारे में पढ़ रहे थे और आधा मैंने करा दिया, आधा बाकी है, जो कि यहाँ से स्टार्ट करना है कि आखिर में भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी क्यों बढ़ी थी नील की खेती को लेकर। उसके बाद से लोगों ने विवाद भी किया था, वो हम अब पढ़ेंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस मिलती रहें। टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड किया है, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर सारे पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। ये आपको जो मैं एसएसटी करा रही हूँ, ये आपको केवल सीटेट में नहीं, आने वाला जो भी आपका एसएसटी से रिलेटेड कंटेंट होता है ना, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे DSSS हो, सब में काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, नील की खेती के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जब नील की खेती से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा तो जबरन जो है ब्रिटिश मजदूरों किसानों से इसकी खेती कराने लगे। इसकी दिलचस्पी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी, क्योंकि यूरोप में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब क्या हुआ कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील जो था ना, वो दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा, सोचिए, कहाँ 30% से 95% हो चुका था। इस तरीके से ये जो नील का व्यापार है ना, वो धीरे धीरे फैलने लगा। कंपनी के अफसर, व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, क्योंकि बहुत प्रॉफिट होता था। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। भारतीय मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनका ये फैलता गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि आखिर में नील की खेती होती कैसे थी। तो ये 2 तरीके से होती है, आपको ये दोनों तरीका पता होना चाहिए। एक होता है नीज और एक होता है रैयती। नीज खेती का मतलब, इस व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करेगा। मतलब मेरी खुद की खेती होगी ना, वहाँ पे मैं नील का जो है नील का जो खेती है, जो बागान है, उसके जो भी पैदावार करूँगी उसे बोलूँगी नीज। और रैयती का मतलब होता है कि उत्पादन करते थे या तो वह जमीन खरीद लेते थे, ठीक है, तथा दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो ये था रैयती। रैयती का मतलब कि आप या तो आप खुद जमीन खरीदोगे या फिर भाड़े पे ले लोगे, फिर वहाँ पे मजदूरों को काम पर लगवाकर नील की खेती करवाते थे। तो इस तरीके से 2 तरीके से खेती होती थी। चलो ठीक है, प्रॉफिट बहुत होता था, सारी चीज़ें होती थी, बट इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी और यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो, इसमें समस्याएं क्या आई कि बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। अब नीज खेती का मतलब मेरा खुद का, और नील की खेती आपको पता ही है कि केवल उपजाऊ जमीन पर ही किया जा सकता है। ऐसे जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए आपको पता है बहुत सारे भूखंडों की ज़रूरत थी। अब उतनी ज़मीन कहाँ से मिलेगी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए, वहाँ के किसानों को हटवा दिया। अब इससे क्या हुआ कि टकराव और तनाव पैदा होने लगा, क्योंकि बेसिकली क्या था कि नीज की जो खेती है ना, वो आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते हो। उसके लिए आपको उपजाऊ ज़मीन चाहिए और ज़मीन उतना था नहीं, ठीक है। गुलाम तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो किसी के अंडर कंट्रोल होते हैं, उनके पास आज़ादी नहीं होती, अपने मालिक के लिए काम करते हैं। अब आपने देखा कि मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए आपको पता है बहुत सारे मजदूर की ज़रूरत होगी। मजदूरों की ज़रूरतें भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान जो है धन की खेती में व्यस्त रहते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे वो मजदूर का हो चाहे वो खेत ज़मीन की हो। बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। 1 बीघा का मतलब होता है जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था, तो ये पॉइंट याद रखना। तो 1 बीघा के लिए 2 हल चाहिए। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हल को खरीदना, रख रखाव करना बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की जरूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी, अभी देखा ना, धान की खेती में, चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे।
19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन तो रैयती व्यवस्था के अंतर्गत, रैयती मतलब जमींदार, ठीक है, जिसे लोग रेंट पे लेते थे, भाड़े पे लेते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी नील की खेती में, क्योंकि इसमें मजदूरी भी तो बहुत होगी एंड आप जानते हो जितना ज़्यादा ज़मीन उतने ज़्यादा हल की ज़रूरत पड़ेगी। अब रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती कैसे होती थी वो भी देख लेते हैं। हमने नीच का देख लिया। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करता था। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। तो इस तरीके से रैयतों में नील की खेती होती थी। कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दिया जाता था तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। वही चक्र दोबारा से इसी तरीके से सारा ये जो है चक्र चलता रहता था। आप देख सकते हो कि कैसे जो है खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे थे। ये देखो नील के पौधों के गट्ठर, ये है नील का पौधा। और भारत में जो नील के पौधे हैं ना, उसकी कटाई मोस्टली जो है पुरुष ही करते थे। ठीक है, आपको फीमेल उतना नहीं देखने को मिलेंगी। ये देखिए इस तरीके से नील का उत्पादन होता है। ये हौंद बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आपका वीटर बाट हो गया और एक नील के पास ये आपको एक कारखाना भी दिखेगा। बेसिकली पूरा बताया गया है कि किस तरीके से जो है नील के पौधों को हौंद तक औरतें ही ढोकर लेके जाती थी और किस तरीके से नील से जो है पूरा कलर वगैरह निकाला जाता था, जिसकी कीमत यूरोप में बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हो सारा प्रोसेस लिखा है, बट ये प्रोसेस नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, आपने देखा जो किसान पहले ही इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था जितनी, देखो कर्जा मिल जाता था बट प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट किसका हो रहा है, किसानों का नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे किसानों को समझ में आ गया कि व्यवस्था बहुत कठोर है और उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। एक बार आपने कर्जा लिया, दोबारा से वो चक्र फिर से स्टार्ट हो जाता था। तो किसान समझ गए थे। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन आपको पता है नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें जो होती है ना बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं किया जा सकता था, तो कुल मिलाकर वो जमीन बेकार हो जाता था। ठीक है, तो एक ये भी समस्या थी और यही समस्या स्टेटमेंट में पूछा था कि नील की खेती से क्या समस्याएं आ रही थी किसानों को। एक तो उनको कीमत बहुत कम मिलता था, कर्जा हर साल बढ़ता जाता था उसका चक्र, साथ में आप एक बहुत मतलब बागान मालिक ये चाहेगा कि देखो जो तुम्हारी सबसे अच्छी ज़मीन है ना वहीं पे तुम इसकी पैदावार करो, और जैसे ही वहाँ पे उसकी हुई नील की खेती, ज़मीन आपका बंजर, फिर वहाँ पे आप कुछ और फसल नहीं उगा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस चलता रहा। तो लोगों ने सोचा यार ये बहुत गलत हो रहा है, इसके खिलाफ विद्रोह होना चाहिए। मार्च 1859 में यहाँ पर आप देख सकते हो बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें भी बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वाले का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के आने वाले गुमास्ता एजेंटों की भी पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही वो बगान मालिकों के लिए लठियाले लाठीदारी गुंडों से डरेंगे, क्योंकि उनका एक तो कोई फायदा भी नहीं हो रहा था। तो ये इस तरीके से उन्होंने सोचा कि देखो हम नहीं दबेंगे, हम बगावत करेंगे इसके खिलाफ। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय तक के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। ठीक है, तो सभी इकट्ठा हो गए थे। नील किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। अब रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने क्या किया है, नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। सोचिए, ये फैला।
बट हुआ क्या था, इसने बोला, जो ईडन था उसने नोटिस जारी किया था कि किसी को कोई मजबूर नहीं कर सकता है। बट फैल गया कि देखो रानी विक्टोरिया ने बोला है कि नील की खेती ना करने का हुक्म दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया कि मतलब ये हमको समर्थन दे रहा है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील की झीलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगाव से परेशान होकर सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादक व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। देखिए किस तरीके से नील की खेती जो होती है ना वो भारत में समाप्त होती है। वही सारी चीज़ें लिख रहा है कि देखो उसके बाद से लोगों ने सोचा कि मतलब वहाँ की जो सरकार थी इस व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बनवा दिया और इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया। जो जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे कोई फायदा नहीं हो रहा था रैयतों को। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशाही हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे और यहीं से एक क्वेश्चन पूछेगा भी, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी यही पूछता है, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था। तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो क्वेश्चन हमेशा से पूछता है कि महात्मा गांधी जी जो चंपारण आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वो है 1917। तो नोट कर लो, चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917। और ये जो है ये भी इसका याद रखना कि ये महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन के नाम पे एक शुरुआत हुआ था। तो ये दोनों लाइन आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तभी बिहार का एक किसान जो है उनको बोला कि आप न्योता दिया कि आप यहाँ पर आइए, चंपारण आइए और देखिए कि नील किसानों की किस तरीके से दुर्दशा हो रही है। तो वही एक आंदोलन शुरुआत होता है 1917 में चंपारण, और ये महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नील की खेती थी उससे किसानों का कितना नुकसान हो रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जोड़े बनाने हैं, रैयत, महाल, नीज, रैयती। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस पर कोई भी दिक्कत होगी। नीज मतलब मेरा खुद का ज़मीन और रैयती मतलब बगान मालिकों की ज़मीन पर खेती। ठीक है, रैयत जो है किसान को बोलते हैं, महाल जो है ग्राम समूह को बोलते हैं। तो ये सारा आपने देख ही लिया। यहाँ पे यूरोप में वोड उत्पादकों को से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। किसको, ये बताइएगा। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के कारण क्यों बढ़ने लगे थे? काफ़ी ज़्यादा इससे मुनाफा होने लगा था। ठीक है, चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? नील आंदोलन, ये जो नील की खेती था उसी के तो खिलाफ था ना चंपारण आंदोलन। किस बिहार का जो एक किसान है उसने न्योता दिया कि आप यहाँ पर आइए और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको ये चीज़, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं आपको एक बार बोलना चाहूँगी, ये तो मैं आपको दे दूँगी, आप एक बार पढ़ लेना। बट मैं आपको 2-3 लाइन में इसको समझा देती हूँ कि किस तरीके से नील की खेती, मतलब नील का जो ये रंग जो है तैयार होता था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्या पता पूछ ले, इसलिए कहानी की तरह याद होना चाहिए। देखो, नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को, ये देख रहे हो, ये देखो, ये नील का पौधा है, इसको क्या करते थे, कारखाने में स्थित हौद में पहुंचा दिया जाता था। ये रहा हौद, इसमें। ठीक है, अब इसको ढो के लेके जाएंगे ये लोग, उसमें पहुंचा देंगे। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। ये देखो, बहुत सारे हौद की जरूरत होती थी और हर हौद का एक अलग अलग काम था क्योंकि रंग बनाना है। ठीक है, नील के पौधों से पत्तियों, जो नील का पौधा है ना, इससे क्या होता था, पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक उसको डुबोए रहेंगे। जब पौधे जो है किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान लेते थे। अब दूसरा हौद जो होता है ना, पहले हौद के ठीक नीचे होता था। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, अब दूसरे हौद में इस घोल को लगातार ऐसे, यहाँ पर देख लो, ऐसे हिलाएंगे और पैडलों से खंगाला जाता था। ठीक है, ये है, ये इसको काफ़ी इसी से ना जो बहुत देर तक हिलाना पड़ता था और पैडलों से खंगालेंगे। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डालते थे।
ठीक है। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लेते थे और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल देते थे। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये जो कलर है ना नील के पौधे से इस तरीके से प्राप्त होता था। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने सोचा कि ये भी बताना ज़रूरी है। और ये बेसिकली जो बागान मालिक है ना, उसी के फैक्ट्री के आसपास ही आपको जो खेत वगैरह हैं नील के पौधों की, वो देखने को मिलेंगी। ठीक है। ढो के लेकर आएंगे, उसकी पत्तियां निकाल कर गर्म पानी में डाल देंगे। इस तरीके से धीरे धीरे ये पूरा कलर जो है तैयार हो जाएगा, फिर उसको बेचने के लिए भी रेडी कर लेंगे। तो ये है बेसिकली नील की खेती को तैयार करने का तरीका। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से नील का डिमांड बढ़ा, इसका विद्रोह हुआ, फिर समाप्त भी हो गया, और किस तरीके से गांधी जी का आपने देखा होगा एंट्री हो गई है। गांधी जी का पहला आंदोलन ही यही था, चंपारण आंदोलन। हमेशा पूछता है कि कब हुआ था चंपारण आंदोलन, तो 1917 में। किससे संबंधित था? नील की खेती से। ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो भी इम्पोर्टेंट था। कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, क्लास 8 का चैप्टर 4। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं या फिर 5 होंगे, देख लेंगे कितना है। तो इस तरीके से आपका पूरा एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो भी डाउट होगा प्लीज़ बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।